गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक जो है वो बैटरीज़ है। ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसमें फैक्ट्स हैं और बेसिकली आपको वो फैक्ट्स जानने हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है ये, जस्ट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बैटरीज़ क्या होती हैं? बचपन से हमने पढ़ा है कि बैटरीज़ जो होती हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है। और अ, अब हमारे पास हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि कैसे हम बैटरीज़ में गैल्वेनिक सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल्स पढ़ा, तो गैल्वेनिक सेल्स को पढ़ते वक्त हमने साफ साफ जान लिया कि इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और जैसे कि आप लोग को याद होगा कि बेसिकली ऐसा सा गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें एक कंपार्टमेंट, एक और कंपार्टमेंट, फुल सेल होता है। तो उसमें एक एनोड और एक कैथोड होता है और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। डन। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा जो आपका कॉम्बिनेशन है ये खुद किसी तरह काम कर रहा है, एक बैटरी की तरह, और आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब बेसिकली इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है बैटरी, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे गैल्वेनिक सेल्स को बैटरी की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके। ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि गैल्वेनिक सेल को अगर हम लाइट, कॉम्पैक्ट, मतलब कोई भी बैटरी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वो लाइट हो, कॉम्पैक्ट हो, और उसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट पे हो। ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि बैटरीज कितने टाइप की होती है। ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि बैटरीज होती क्या है। बैटरीज जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती हैं। सेल्स के बारे में बात करी तो हमने जो वोल्टेक सेल, या फिर हम कह सकते हैं डेनियल सेल, या फिर गैल्वेनिक सेल का जो टाइप पढ़ा था उसमें हमने सीखा था कि कैसे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस की मदद से बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। और हम बस अब इस चीज़ पर टारगेट कर रहे हैं कि कैसे गैल्वेनिक सेल्स को इस तरीके से बनाया जाए कि वो लाइट हो, कॉम्पैक्ट हो, और अप्रोप्रिएट वोल्टेज को क्या करे, आउटपुट दे। अगर हम ऐसा कर पाए तो बेसिकली हम उसे बैटरीज की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो एक्चुअली में हम करना स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसा नहीं करेंगे फ्यूचर में। ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ बैटरीज पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ बैटरीज की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप की बैटरीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी बैटरीज और एक होती है सेकेंडरी बैटरीज। तो इसका मतलब बैटरीज के दो टाइप हैं, एक आपका प्राइमरी बैटरीज है या आपका सेकेंडरी बैटरीज है। तो सबसे पहले जो है हम प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो बेसिकली एक ही बार बेसिकली यूज़ हो, मतलब रिचार्ज नहीं हो सकती, उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकती। जबकि सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं वो बेसिकली रिचार्जेबल होती है, मतलब एक बार यूज़ करके दोबारा आप उसे पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो हम पहले प्राइमरी बैटरीज पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी बैटरीज जो है, सबसे पहला जो हम इसमें टाइप पढ़ते हैं, मतलब जो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं ड्राई सेल। कौन सा सेल? ड्राई सेल। ड्राई सेल को लेक्लेंचे सेल के बेसिस पे बनाया गया है, लेक्लेंचे सेल। ठीक है। लेक्लेंचे सेल, ड्राई सेल या लेक्लेंचे सेल बोल सकते हो आप इसे। और इसका जनरल एग्जांपल जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं क्लॉक्स में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एनोड होता है ड्राई सेल का, जो लेक्लेंचे सेल है, मतलब ड्राई सेल और लेक्लेंचे सेल है, इसमें इसका यूज़ तो हमने देख लिया कि ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में होता है। अब इसके इंटरनल कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं। तो इंटरनल कॉम्पोजिशन में क्या बताया जाएगा कि जो इसका एनोड होता है, ठीक है, किसका? ड्राई सेल का या लेक्लेंचे सेल का जो एनोड होता है उस पर बेसिकली जिंक कंटेनर से, जिंक से बना होता है। जिंक कंटेनर जो होता है वो किसकी तरह काम करता है? आपका एनोड की तरह काम करता है। ठीक है। और जो कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड होती है वो बेसिकली किस तरह काम करती है? कैथोड की तरह काम करती है। किस तरह काम करती है? कैथोड की तरह। तो एनोड क्या होता है? जिंक का कंटेनर, और कैथोड जो होता है वो क्या होता है? कार्बन ग्रेफाइट का रॉड। क्लियर है। और जो कार्बन की ग्रेफाइट रॉड होती है वो सराउंडेड होती है किससे? पाउडर MnO2 से। ठीक है। और कार्बन पाउडर से। तो पाउडर MnO2, MnO2 को पायरोल्यूसाइड भी बोलते हैं, और पाउडर्ड कार्बन से क्या होती है? पेस्ट जो होता है उससे सराउंडेड होता है। ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो पूरे के पूरे बीकर में एनोड और कैथोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ NH4Cl, और ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2।
गॉट इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होती है एनोड पे और कैथोड पे। तो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं एनोड या कैथोड पे, तो सबसे पहले एनोड की बात करते हैं। तो हम सबको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव। पहले ये सॉलिड होगा और फिर ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आती है। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे जो हमारे पास MnO2 है, ठीक है, कौन है? MnO2। और जो अमोनियम का पेस्ट NH4 पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एक, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके MnO2 बेसिकली MnOOH में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया में कन्वर्ट होगा, NH4 पॉजिटिव। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है कि MnO2 पे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +4 था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो MnOOH है, तो OH पे -1 होता है, O पे -2 होता है, तो Mn पे कितना आ गया? +3 आ गया। ठीक है, और नाइट्रोजन का यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो, -3 ही रहा। तो एक की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 2 2 2 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड करेंगे तो इसका ये वाला और उसका वो वाला कट जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके एनोड पे ये रिएक्शन चलती है और कैथोड पे ये रिएक्शन चलती है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा अमोनिया बनता है, ये वाला अमोनिया 2NH3 जो बनता है वो जिंक के साथ कॉम्बिनेशन करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है ZnNH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। और द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज इस सेल का जो आउटपुट होता है, ड्राई सेल और लेक्लेंचे सेल का जो आउटपुट होता है वो 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। ओके, तो एक बार फास्टली मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला, प्राइमरी बैटरी जो है, प्राइमरी बैटरी मतलब जो एक ही बार यूज़ हो सके, मल्टीपल टाइम्स हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब रिचार्ज नहीं हो सकती। उसका पहला एग्जांपल हमने जो पढ़ा वो ड्राई सेल और लेक्लेंचे सेल पढ़ा। ड्राई सेल और लेक्लेंचे सेल में जो हमारा जिंक का कंटेनर होता है वो एनोड की तरह काम करता है, और जो ग्रेफाइट कार्बन की रॉड होती है वो आपकी किस तरह काम करती है? आपकी कैथोड की तरह। जो ग्रेफाइट और कार्बन की रॉड होती है वो सराउंडेड होती है पाउडर्ड MnO2 और कार्बन से। ठीक है, और जो एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है वो कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl, और ZnCl2 बोले तो जिंक क्लोराइड। एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। और कैथोड पे क्या होता है? जो MnO2 और अमोनियम क्लोराइड है उनका जो पेस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और कन्वर्ट होते हैं MnOOH में +2NH3 में। जब हम इसको देखते हैं तो Mn जो है वो +4 से +3 की ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा होता है, जहाँ पे रिडक्शन शो होता है। तो 4 से 3, 4 से 3 2 बार अगर होगा तो 2 की रिडक्शन होगी और वहाँ पे 2 की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। गॉट इट। और अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के बाद, तो बेसिकली हमें ओवरऑल इक्वेशन मिल जाएगी। और जो अमोनिया यहाँ पे आपका बनता है कैथोड पे, वो जो है, जो एनोड पे आपका क्या बनता है? Zn2 पॉजिटिव साथ रिएक्ट करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है ZnNH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। ठीक है, जिसको हम डाई अमाइन जिंक 2 आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आउटपुट जो इसका सेल का होता है वो कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। ओके, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्या पढ़ने जाएंगे? प्राइमरी बैटरीज पढ़ने जाएंगे, जिसका नाम है मरकरी सेल। कौन सा सेल? मरकरी सेल। तो मरकरी सेल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मरकरी सेल में क्या है? मरकरी सेल, ठीक है, मरकरी सेल बटन सेल भी कहलाता है। वो छोटे छोटे जो होते हैं आपके रिस्ट वॉचेस में यूज़ होते थे या हेयरिंग एड्स में यूज़ होते हैं। तो मरकरी सेल जो होता है वो लो करंट डिवाइस में यूज़ होता है। किसमें? लो करंट डिवाइस में। ठीक है, ये ध्यान रखने का है। ठीक है, और मैंने अभी आपको यूज़ बताया कि रिस्ट वॉचेस, ठीक है, और हियरिंग एड्स में यूज़ होता है। ठीक है, और अब इसके बारे में इंटरनल कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो एनोड होता है, क्या होता है? एनोड। एनोड बना हुआ होता है Zn और Hg के अमलगम का। अमलगम, ठीक है, एक काइंड ऑफ अलॉय होता है। तो जिंक और Hg के अलॉय से मिलके बनता है जो कि एक होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह भी अज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड वाला।
तो एनोड हो गया जिंक और मरकरी के अमलगम का। और फिर कैथोड की बात करते हैं। तो कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड जो होता है उस पर मरकरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। कार्बन ग्रेफाइट रॉड की तरह भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, डन। तो इस तरीके से हमारे पास कैथोड पे HgO और कार्बन का मिक्सचर होता है और एनोड पे जिंक और मरकरी का अमलगम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो एनोड और कैथोड को बेसिकली कनेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो किसका होता है? वो होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, बोले तो KOH, और बेसिकली ZNO का। किसका? ZNO का। ठीक है, ZNO का। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलो रिएक्शन करते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? देखो, मरकरी और जिंक में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक ही है, तो वही रिएक्शन करेगा। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो कैसे लिखी जाएगी? Zn/Hg -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अ Zn2 पॉजिटिव आयन। क्लियर है, क्योंकि मरकरी तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, और ये करने के लिए हमारी मदद कौन करता है? बेसिक मीडियम, बोले तो KOH का जो OH नेगेटिव होता है वो हमारी मदद करता है। इससे हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलता है? ZNO। क्या मिलता है? ZNO प्लस H2O। ठीक है, ये मिलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जिंक पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे था और अब चला गया +2 पे, तो दो की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। वो आपको वैसे भी दिख रहा है। तो इस Zn2 पॉजिटिव की जगह हमने क्या लिख दिया है? ZNO लिख दिया है। ठीक है, गॉट इट। और ये लेफ्ट हैंड साइड में OH नेगेटिव। क्लियर है, ये ध्यान रखने का है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हमारे पास जो कैथोड वाली रिएक्शन है, कैथोड वाली रिएक्शन में क्या होगा? कैथोड वाली रिएक्शन में आपका जो HgO है, ठीक है, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन करके खुद को Hg लिक्विड में चेंज कर लेगा, प्लस आपका OH नेगेटिव फ्री कर देगा। तो इसका मतलब ये जो HgO है, HgO ने ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो HgO के अंदर जो Hg2 पॉजिटिव उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और अपने आप को Hg में चेंज कर लिया। ठीक है, तो Hg में चेंज कर लिया तो रिडक्शन हो गई दो की। तो इस तरीके से मरकरी सेल का इंटरनल रिएक्शंस जो होती हैं। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस्ड है, तो इसका -2 इसका +2 कट जाएगा और ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट, क्लियर है। ये OH नेगेटिव और OH नेगेटिव भी कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, OH नेगेटिव आयंस भी कट जाएंगे। तो अगर पूरी इक्वेशन को हम गौर से H2 भी कट रहा है, तो अगर हम देखें तो पूरी इक्वेशन क्या है? Zn/Hg प्लस HgO गिव्स अस ZNO प्लस Hg। मतलब यही तो आ रहा है कि Zn/Hg प्लस HgO गिव्स अस Hg प्लस ZNO। तो इसका मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें कोई आयन तो नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाता है कि एक तो इसका आउटपुट जो होता है 1.35 वोल्ट होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये लो वोल्टेज डिवाइस के लिए यूज़ होता है। तो ठीक है, जैसे कि हमारा पहला वाला सेल था उसमें 1.5 वोल्ट तक का आउटपुट होता था, इसमें उससे कम होने लगा है। और दूसरा जो इसके बारे में बात आपको याद रखनी है कि अभी जो हमने ओवरऑल इक्वेशन देखी उसमें कोई भी आयन नहीं था। तो इसका मतलब ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है उसमें कोई भी आयन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। इसी वजह से इस सेल का जो आउटपुट होता है, ठीक है ना, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आयन जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है ओवरऑल सेल रिएक्शन में। गॉट इट, ध्यान रहेगा। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन था मरकरी सेल्स के बारे में, जो एक टाइप ऑफ प्राइमरी बैटरी है। क्लियर है, डन। तो प्राइमरी बैटरीज इतना ही है जो एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, हमें भी उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम सेकेंडरी बैटरीज़ के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी बैटरीज़ क्या होती हैं? सेकेंडरी बैटरीज़ वो होती हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बोले तो वो रिचार्ज हो सकती हैं। ठीक है, रिचार्ज का मतलब क्या होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, कि जो रिएक्शन हो रही होती है एनोड टू कैथोड उसका रिवर्स हो जाता है। तो पहले जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है और जो कैथोड है वो एनोड बन जाता है और रिएक्शन रिवर्स होने लगती है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऐसे होती है और फिर डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। ठीक है, जो वर्किंग वाला है उसमें हमने पढ़ा था, जो हमारा एक लेक्चर था जिसमें हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो वर्किंग है। ठीक है, उसमें उसका पूरा का पूरा डेनियल सेल वाला जो आपका लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएगा पूरा वर्किंग। ठीक है,
तो चलते हैं, अब हम सेकेंडरी बैटरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी बैटरीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो रिचार्जेबल होती हैं। उसके अंदर जो सबसे पहला वाला हम केस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरीज़। लेड स्टोरेज बैटरीज़, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी में जो हमारा एनोड होता है, ठीक है, पहले तो हम इसका यूज़ पता कर लेते हैं कहाँ होता है। ऑटोमोबाइल्स में होता है, ठीक है, और कहाँ होता है आपका इन्वर्टर्स में होता है, इन्वर्टर्स में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे एग्जांपल्स एंड ऑल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरनल कॉम्पोजिशन में। तो लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें सबसे पहले चीज़ जो नोटिस करेंगे कि वो एनोड और कैथोड किस किस चीज़ का बना हुआ है। तो लेड जो है उसकी एनोड बनी हुई है, ठीक है, डन, क्लियर है। और जो आपके ग्रिड ऑफ लेड्स हैं, ग्रिड ऑफ लेड मतलब लेड की ग्रिड्स, ठीक है, और वो पैक्ड है पीबीओ2 से, पीबीओ2 से, ठीक है। ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो लेड जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है, और लेड की ग्रिड्स जो पीबीओ2 से पैक्ड है वो किस तरह काम कर रही है, कैथोड की तरह, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट है जो इन्हें जोड़े हुए हैं वो क्या है, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो एनोड और कैथोड को बेसिकली जोड़े रखता है। जोड़े रखने का मतलब है उनके बीच में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको ध्यान देता है आयंस के थ्रू, डन। तो ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन होगा एनोड लेड की, और जो क्या बोलते हैं ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद पीबीओ2 कैथोड, और 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 जो है इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अब हमें रिएक्शंस पे ध्यान देना है। अच्छा, जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो डिस्चार्ज की है। डिस्चार्ज की मतलब जो नॉर्मली होती है और आउटपुट देती है, और रिचार्ज की का मतलब क्या होता है कि जो उसका रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होगा तो याद रखना जो कैथोड होगा वो एनोड बन जाएगा, और जो एनोड होगा वो कैथोड बन जाएगा, ठीक है। तो हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो किसकी है, डिस्चार्ज की है। तो डिस्चार्ज की रिएक्शन में क्या होता है, जो एनोड होता है उस पर तो होती है ये रिएक्शन, क्या रिएक्शन होती है कि PbSO4 2 नेगेटिव का इस्तेमाल करके अपने आप को PbSO4 में कन्वर्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता हूँ। मतलब Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, Pb2 पॉजिटिव बना, Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बन गया, वो रहे 2 इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, जो PbO2 होता है, क्लियर है, PbO2, PbO2 जो होता है वो SO4 2 नेगेटिव की मदद से अपने आप को कन्वर्ट करता है PbSO4 में, किसमें, PbSO4 में प्लस 2H2O में, क्लियर है, 2H2O। और यहाँ पे उसने एसिडिक मीडियम का भी इस्तेमाल किया है, 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। लेफ्ट हैंड साइड में ही है वो, राइट हैंड साइड में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे Pb पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो कितना आ रहा है आपका, आ रहा है +4। तो +4 वाले Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और +2 वाला बन गया, ये +2 वाला ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की रिडक्शन हो गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास ओ रह जाएंगे वो -2 वाले वो बेसिकली ये जो 4H पॉजिटिव है उसका इस्तेमाल करते 2 वाटर बना लेंगे। इस तरीके से आपका कैथोड का रिएक्शन हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे और जो कॉमन चीज़ है उसे काट दोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ये तो डिस्चार्ज की है। अगर मान लो कोई आपसे बोलता है कि जी रिचार्ज की रिएक्शन क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे रिचार्ज लिखेंगे, एनोड जो होगा वो अब क्या बन जाएगा, कैथोड, क्लियर है। अब अगर वो कैथोड बन जाएगा तो ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो उस पर कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली, क्लियर है। और जो कैथोड होगा वो क्या बन जाएगा, एनोड, और एनोड पे तो रिडक्शन हो ही नहीं सकती तो उस पर कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन वाली। तो इसका मतलब एनोड कैथोड और कैथोड एनोड बन जाएगा, और रिएक्शन भी क्या हो जाएंगी, मतलब जो एनोड की रिएक्शन थी वो कैथोड पे और कैथोड की रिएक्शन एनोड पे स्विच हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने का है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो ये कौन सा बैटरी था, लेड स्टोरेज बैटरी था। अब हम इसके आगे चलेंगे और अगले टाइप ऑफ बैटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारे पास है, मतलब अगली टाइप ऑफ बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी के बाद अगली टाइप ऑफ बैटरी जो हम पढ़, निकेड सेल। तो निकेड सेल क्या होता है, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल जो होता है वो एक तरीके से एक अपडेट है किसका, लेड स्टोरेज बैटरी का। मतलब अपडेट होने का मतलब है उसका एक बेटर क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होती है, जो लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है, लॉन्गर लाइफ एज़ कम्पेयर टू लेड स्टोरेज, मतलब लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब कि पीबी वाली जो बैटरी है, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि एक्सपेंसिव टू मेड, मतलब कि महंगा है बनाने में, ठीक है, क्लियर है। और
इसका जो फंक्शन है वो सेम है, मतलब वही जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है और इन्वर्टर्स में यूज़ होता है, इन्वर्टर्स में। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर के एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को हम जान लेते हैं और समझते हैं। तो डिस्चार्ज के टाइम पे जो एनोड होता है, एनोड उस पर क्या होता है कि जो कैडमियम होता है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है कैडमियम ऑक्साइड में और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। और जो कैथोड होता है, कैथोड में क्या होता है कि जो निकल हाइड्रोक्साइड है, क्या बात समझते हो, तो NiOH होल थ्राइस जो है वो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं NiOH होल ट्वाइस में, दो। क्लियर है। और साथ में बना देते हैं वाटर लिक्विड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, CD ने 0 से +2 का ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और निकल पे +3 था NiOH होल थ्राइस में, वो कन्वर्ट हो गया NiOH होल ट्वाइस में। तो 3 से 2 में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हो गई। ठीक है। और ये जो होता है एनोड और कैथोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन होता है, वो होता है आपका NaOH या KOH। ठीक है, NaOH या KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो किसकी है, निकेट सेल की, ऑन द बेसिस ऑफ NCERT। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूल सेल है। ठीक है ना। तो फ्यूल सेल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सेल होता है या बैटरी होता है जिसमें बेसिकली हम कंबशन ऑफ फ्यूल्स की वजह से, मतलब कंबशन ऑफ फ्यूल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसका पार्ट है गैल्वेनिक सेल, और उसमें क्या होता है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर बेसिकली हम फ्यूल सेल के बारे में सोचें तो फ्यूल सेल क्या कर रहा है, कंबशन ऑफ बेसिकली फ्यूल कर रहा है, तो कंबशन ऑफ फ्यूल भी तो ऑक्सीडेशन ही है। क्या बात समझते हो। तो इसका मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन को हम सोच सकते हैं कि हाँ, अगर कभी भी अगर हम देखते हैं कि किसी चीज़ का कंबशन करते हैं तो वो चीज़ तो ऑक्सीडाइज होती है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिड्यूस, तो एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन ही हो गई। तो इसका मतलब फ्यूल सेल जो फ्यूल की कंबशन के ऊपर काम करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, हम कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं गैल्वेनिक सेल से, जो रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करता है स्पॉन्टेनियस वाली, और उससे क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या करते थे, फ्यूल सेल्स जो होते थे वो कोल, फॉसिल फ्यूल, गैस, ऑयल, इन सब का इस्तेमाल करते थे और इनको बर्न करके वाटर को हीट करते थे। वाटर हीट करने पे स्टीम प्रोड्यूस होती थी। ठीक ना। तो जो स्टीम प्रोड्यूस होती थी वो बेसिकली जो है टरबाइन पे गिरी जाती थी, टरबाइन रोटेट करता था और टरबाइन रोटेट करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती थी। इस तरीके से काम चलता था। ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल डेज पे हमारा प्रोसेस हुआ करता था। ठीक है। अब जबकि हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा हमारा इस चीज़ को ओवरकम करके अपनी तरफ से स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो अब हम उनको यूज़ करने लग गए हैं। और जनरल हमारे पास जो फ्यूल्स, मतलब जो हम गैसेस लेते हैं जिनको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, वो कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन या मिथेनॉल। क्लियर है। तो इन सब का हम जनरली फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और इनकी जब हम कंबशन करते हैं तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और उन रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्यूल सेल में जो हम पढ़ेंगे इकलौता जो इस एग्जांपल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कौन सा पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये ऑलमोस्ट दिखता कैसा है, ऐसा, ऐसे मान लो कि ऐसे हमने कंपार्टमेंट बना लिया, बीच में एक और चेम्बर रख दिया। ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये एनोड है, तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस डाल दी, और इधर मान लेते हैं कि कैथोड है, तो कैथोड पे बेसिकली हमने कौन सी गैस इनपुट कर दी, O2 गैस। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। ठीक है, क्लियर है। और जो यहाँ के इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं वो कार्बन ग्रेफाइट के लिए हैं। किसके लिए हैं, कार्बन ग्रेफाइट के। और पोरस लिए हैं, कैसे लिए हैं, पोरस। गॉट इट। होता है एक्वस NaOH के सॉल्यूशन में, एक्वस NaOH के सॉल्यूशन में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डन। अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट। पहले
प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है कि एनोड पे जो हाइड्रोजन गैस आता है वो हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल लूज़ करके अपने आप को 2H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता होगा। और जो O2 है वो अपने आप को बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का गेन करती है। तो ऐसे मान लो कि 2H2 है, तो 2H2 4 इलेक्ट्रॉन का लूज़ करके 4H पॉजिटिव बना रहे हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करके, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन काम कर रहा है, NaOH सॉल्यूशन जो है वो आपका इस्तेमाल, मतलब वो जो ऐसे ग्रेफाइट रॉड्स है, ग्रेफाइट रॉड जो है वो सराउंडेड है एक्वस NaOH से। तो एक्वस NaOH का जो सोल्यूशन है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपके लूज़ हुए इस कंपार्टमेंट से, वो बेसिकली इस कंपार्टमेंट को पहुँचेंगे और यहाँ पे जो O2 है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 नेगेटिव में, 2O2 नेगेटिव में। क्लियर है। और जो यहाँ पे O2 नेगेटिव बना और यहाँ पे जो H पॉजिटिव बना, वो बेसिकली मिलेंगे और मिल के इस कंपार्टमेंट में जो है वाटर बनाएंगे। ठीक है, वाटर वेपर्स, जिसको कंडेंस करके H2O लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जो H2O लिक्विड बनता है ये पोर्टेबल होता है, मतलब कि इसको ड्रिंक किया जा सकता है। ठीक है, डन, ये बात ध्यान रखना। तो हुआ क्या कि एनोड पे हाइड्रोजन गैस जो है वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुई और कैथोड पे जो O2 है वो O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुई और O2 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन्स मिलके बेसिकली H2O बना देते हैं, जो एक बाय प्रोडक्ट होता है इसका। और इस दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ उसकी वजह से वोल्टेज क्रिएट होगा और उस वोल्टेज से हम रेजिस्टेंस से पास करा के क्या कर लेंगे, करंट को जनरेट करा लेंगे। ठीक है, बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन को पेसअप करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं, क्या यूज़ हो सकते हैं, कैटलिस्ट, वो क्या यूज़ हो सकते हैं, आपके पैलेडियम या प्लेटिनम यूज़ हो सकते हैं। क्या यूज़ हो सकते हैं, पैलेडियम या प्लेटिनम। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ये जो फाइनली डिवाइडेड होते हैं, फाइनली डिवाइडेड का मतलब उनके सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छे से एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड, क्लियर है, ये भी ध्यान रखने का है। ठीक है, अब इस सेल के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में यूज़ किया जा चुका है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है, मतलब जो आउटपुट होता है, वो 70% के आसपास देखा गया है, विच इज़ मोर देन एनी बैटरीज दैट वी स्टडी। क्लियर है, जैसे कि आपने फिजिक्स में हीट कार्नोट हीट इंजन साइकिल पढ़ा होगा, तो उसकी 40 to 60% की आउटपुट हो सकती है उसके बीच में, जबकि इसकी 70% है। तो ये मतलब एक ऐसा मशीन हमारे पास हमने क्रिएट कर लिया है जिसकी एफिशिएंसी 70% या उससे ज़्यादा है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वी हैव, ठीक है ना, बैटरीज के टर्म्स में। ठीक है, अच्छा, इसका क्या हम यूज़ देख रहे हैं कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो अगर हम इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में यूज़ करने के बारे में सोचें तो उसको दो फ़ायदे हैं। एक तो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और दूसरा जो बाय प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, वो कौन है, आपका वाटर। और ये वाटर कैसा है, पोर्टेबल। तो मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे हमारे स्पेस शटल्स में, उनके लिए वाटर का भी इंतज़ाम हो जाएगा और ये उनको आउटपुट भी दे सकती हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट, क्लियर है। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, 2H2 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन बेसिकली 4H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जो आपका O2 नेगेटिव है वो O2 नेगेटिव, O2 जो है वो O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्चुअली में इसे लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। जो इसकी प्रॉपर लॉजिकल रिएक्शन है वो ऐसी होगी कि 2H2 जो हैं वो आपके मिलेंगे 4 OH नेगेटिव से, जो किसके होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के, दैट इज एक्वस NaOH, जो इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो 2H2 4 OH नेगेटिव से मिल के बनाएंगे 4 वाटर और आपको मिल जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 वाटर बनाने के लिए आपको 4 OH में से 4 इलेक्ट्रॉन तो निकालने पड़ेंगे, तो वो ये रहे। तो ये हमारी इक्वेशन होगी एनोड की। अब हम बात करते हैं कैथोड के बारे में। कैथोड में क्या होगा कि जो O2 है वो जो वाटर बनेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर है। इमेजिन कर लो कि यहाँ से हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज कितने वाटर ले लेते हैं, 2 वाटर ले लेते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 4 OH नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 OH नेगेटिव। तो ये जो है ये किसकी रिएक्शन होगी, कैथोड की। तो वहाँ पे आपको गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और यहाँ पे आपको लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो दिस इज़ द होल सेल रिएक्शन जो हम ले सकते हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। और वो सेल रिएक्शन होगी क्या, 4 OH नेगेटिव 4 OH नेगेटिव कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो रिएक्शन होगी 2H2 प्लस O2 गिव्स अस आपका H2O। क्या बात समझते हो, क्लियर है।
पॉइंट आया समझ। और H2O भी कितने, 2 H2O बनेंगे क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखने का है। और इसकी मैंने तारीफ़ तो करी दी है कि 70% इसकी क्या होती है, आउटपुट होती है, जो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है। ये आपका क्या होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो इसका वेस्ट है वो वाटर है और वो पोर्टेबल है, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रही है, तो ये इसका एक बिग एडवांटेज है दूसरे फ्यूल सेल्स जो आज तक यूज़ किए गए थे अलग अलग फ्यूल्स को कंबस्ट करने पे, जिससे ऐसी गैसेस निकलती थी जो बेसिकली क्या होती थी, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती थी, ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका बैटरीज़ का टॉपिक, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज पढ़ी। और अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है उसके बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट टॉपिक जो है क्लियर है, वो है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। हम सब ने बचपन से कोरोजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो कोरोजन बेसिकली क्या है, ईटिंग अवे ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अ मेटल बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर। तो किसी भी मेटल के ऊपरी सतह पे, लेट अस सपोज ये मेटल है, इसकी जो ऊपरी सतह है जो एक्सपोज होती है उस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है, या मॉइस्चर बोले तो H2O, इसका जब अटैक होता है तो इसकी ऊपरी सतह जो होती है वो ऑक्सीडाइज होने लगती है, इस मेटल की ऊपरी सतह ऑक्सीडाइज होने लगती है। और उस प्रोसेस के दौरान बेसिकली जो होता है मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन की तरह आप देख सकते हो कि मेटल जो है वो एक कोरोजन के दौरान वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कोरोजन कहलाता है। और जब ये स्पेशली किस पे होती है, आयरन पे, तो ये किसका नाम ले लेती है, रस्टिंग का नाम ले लेती है। किसका नाम ले लेती है, रस्टिंग का, ठीक है। तो हमें अब रस्टिंग के मैकेनिज्म को समझना है, क्लियर है, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग को, ठीक है। तो रस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो रस्टिंग में क्या होता है, लेट अस सपोज हमारे पास एक आयरन जो है, आयरन का कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये उसकी सरफेस हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन है, तो आयरन खुद उसकी जो सरफेस है वो बेसिकली आपके एनोड पे रिएक्शन करेगी। तो आयरन जो है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी 2Fe2 पॉजिटिव में, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, क्योंकि Fe से +2, Fe से +2। और ये होगा किसकी मदद से, ऑक्सीजन वगैरह की मदद से, ठीक है, जो ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, क्योंकि वही तो उसको एफिनिटी देगा कि हाँ भाई ऐसा कर। तो FeO में या Fe2O3 में, मतलब कि अभी तो फिलहाल FeO में कन्वर्ट होने के लिए ऐसा करना चाहेगा, ठीक है। तो Fe से Fe2 पॉजिटिव बन गया, मतलब फेरस बन गया, और इसका जो E0 होता है वो 0.44 वोल्ट होता है पॉजिटिव में, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखने का है, सॉरी नेगेटिव में, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी है, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल होता तो आपका पॉजिटिव में होता, ठीक है। आगे चलते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारे पास जो है वो O2 जो है वो 4H पॉजिटिव का इस्तेमाल करके 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बेसिकली वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है, वाटर। और इसका जो E0 है 1.23 वोल्ट है। कितना है, 1.23 वोल्ट, ठीक है। पॉइंट आया समझ, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आए, ये बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में वाटर और CO2 का क्या होता है, मिक्सचर होता है, वहाँ से आया। और H2CO3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर और भी तो एसिड्स मौजूद होते होंगे एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको H पॉजिटिव दे सकते हैं। कोई भी एसिड, जैसे H2SO4 हो सकता है, HNO3, कुछ भी जो नेचर में आपका एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेरिक गैसेज में मिक्स हो गया उसकी मदद से, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं इस इन दोनों की रिएक्शन से बेसिकली क्या बनता है, एक मिक्स ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और एक रस्ट क्रिएट होती है Fe2O3.XH2O, क्लियर है। अब Fe2O3 में अगर हम आयरन को देखेंगे तो आयरन जो है वो आपका +3 की स्टेट में है। किसमें, +3 की स्टेट में, ठीक है। तो इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होगी +2 की +3 में। जो +2 आपका बन रहा है वो प्लस जो है 3 में जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखने का है। अब लेट अस सपोज कि हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, किसकी, प्रिवेंशन की। और इसको हम अगर बोल भी सकते हैं तो ये बेसिकली फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेट है, ठीक है, डन। तो अब हम इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि इसको बचा कैसे सकते हैं। अगर हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करना है तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं,
रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला तरीका है वो है सेक्रीफिशियल मेथड, जिसके बारे में हमारे पास बात हो रखी है। तो सेक्रीफिशियल मेथड में क्या होता है कि आप अपने जो भी मेटल होता है उसके ऊपर, मतलब जैसे आयरन है तो उसके ऊपर एक कवरिंग कर देते हो, ठीक है। अगर वो कवरिंग जो होती है वो जिंक की होती है तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अगर वो किसकी है, टिन की है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं इसमें, तो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने मेटल के ऊपर एक उससे ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे कि आप जानते हैं कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि काली नाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ज़रा फीके से, तो इसका मतलब ये है कि एक बार हमने कोटिंग करी किसकी, हमने जिंक की करी, और जिंक का अगर हम कोटिंग करते हैं तो जिंक जो है अपने आप को क्या करेगा, बेसिकली सेक्रीफाइस कर देगा आयरन के ऊपर होने की वजह से। और टिन जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो आयरन से कम है, बट उसकी प्लेटिंग करने का मतलब क्या है कि हमने ऊपर एक ऐसा एलिमेंट रख दिया जो हमने बोला कि तुम पहले इस पे अटैक करो, और इस पे अटैक करने के बाद फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, आयरन पे अटैक होने दे सकते हैं। तो इसलिए एक सेक्रीफिशियल मेथड या तो उससे, और जनरली क्या होता है इसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल किया जाता है अपनी सरफेस पे, ठीक है। पॉइंट आता है समझ। फिर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में टिन का इस्तेमाल भी कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफिशियल मेथड में जिंक की लेयर अगर हमने चढ़ा दी आयरन के ऊपर तो गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल होता है, मतलब उसका नाम पड़ जाता है। और अगर टिन की कर दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो फिर मतलब टिन से करी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो टिन से ही करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किसी से भी कर सकते हैं जो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो। तो पहले वो आपका जो होगा सेक्रीफाइस हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके मेटल पे अटैक होगा। तो इसका मतलब आप हमेशा के लिए नहीं बचा सकते, पर कुछ देर के लिए आप अपने आप को बचा सकते हो किसी और की बलि दे के। क्लियर है, ठीक है। और जो आपके ऊपर लेयर है वो आपसे ज़्यादा रिएक्टिव भी हो सकती है, आपसे ज़्यादा, आपसे कम रिएक्टिव मेटल की भी हो सकती है। जैसे टिन जो है वो कम रिएक्टिव है आयरन से, और जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है, पॉइंट आता समझ, ये भी ध्यान रखने का है, ठीक है। और इसके अलावा सेक्रीफिशियल मेथड के अलावा हमारे पास और क्या तरीके होते हैं, एक बैरियर प्रोटेक्शन होता है, वो सब एनसीईआरटी में इस साल डिस्कस नहीं है। क्यों डिस्कस नहीं है, क्योंकि वो बच्चों वाला होता है, 10th में था। तो बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, पेंट, ग्रीस, ये सब होता है, ठीक है। और एक कैथोडिक प्रोटेक्शन भी होती है। क्या होती है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन इज़ लाइक दिस, कि अगर मान लीजिए किसका आपका ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब जो बेसिकली जिस पे रस्ट होने वाली है, जैसे आयरन पे रस्टिंग होने वाली है, तो आयरन रस्टिंग के दौरान क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो आप क्या करोगे, आयरन को बेसिकली कैथोड बना दोगे। कैथोडिक प्रोटेक्शन है ना, तो आयरन को कैथोड बना दोगे। मतलब अब आयरन कैथोड कैसे बनेगा, आप एक और एक मेटल ले लोगे जो बेसिकली क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो मतलब आपने एक मेटल ले लिया और वो ज़्यादा रिएक्टिव, बोले तो उसका एसओईपी ज़्यादा है और आयरन का एसओईपी क्या पड़ गया, कम। तो आयरन कैथोड की तरह काम करने लगेगा और वो मेटल जो होगा वो किस तरह काम करने लगेगा, एनोड की तरह। क्लियर है। और अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे इससे, तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो जो आपने अलग वाला मेटल लिया है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। बोले तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो इसकी जो रस्टिंग हुई, मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन है वो तो प्रिवेंट हो गया। तो इसे कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्लियर है। तो ये हमारा प्रिवेंशन मेथड थे, बेसिकली सेक्रीफिशियल मेथड, सेक्रीफिशियल मेथड के बाद बैरियर, और बैरियर के बाद कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, डन। तो ये हमारा एंड ऑफ द टॉपिक है कि कैसे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सिर्फ एक टॉपिक से दूर रह गए इस चैप्टर ख़त्म होने में, और वो टॉपिक का नाम है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। एंट्रेंस का टॉपिक है, अच्छे लेवल पे आता है, नॉर्मल लेवल पे उसकी जान पहचान नहीं होती है बच्चों को, बट हाँ हम उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया हो। थ्योरेटिकल पॉइंट था, रीड करना बहुत ज़रूरी है, बिना रीड करे आप एनसीईआरटी से नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मैंने बस ओवरव्यू बताया। थैंक यू।